चलिए तो शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइएगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक और उपनिषद वाला में तो आपको बताना है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। ऐतरेय और कौशिकी। और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय। और सामवेद का पंचविंश। अथर्ववेद का है गोपद। आगे बताइएगा कि ब्राह्मण ग्रंथों से हमें कब की घटना का वर्णन मिलता है। परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले। अब बताइए कि राज्य अभिषेकों के नियम मतलब किस ग्रंथ से मिलता है। राज्य अभिषेकों के समय जो नियम होता था उसका मतलब ऐतरेय ब्राह्मण बिल्कुल सही है। अब बताइए कि गंधार, शल्य या कैक या कुरु या पंचाल ये जितने भी मतलब राजा का उल्लेख हमको किस ग्रंथ से मिलता है। यजुर्वेद में यही शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब आपको बताना है कि वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ को मतलब स्थान दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। अब आपको बताना है कि अरण्यक जो है उससे हमको किसकी जानकारी मिलती है। व्याकरण के इसको हाँ सही बोल रहे हैं। यज्ञ से जुड़े कर्काड और मतलब प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषद है 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। आपको बताना है कि मूलभूत उपनिषदों में मतलब उसके श्रेणी में कै गो को रखा गया है। 13 गो को रखा गया है। अब बताइए कि उपनिषद में किसका व्याख्या किया गया है। किस किस चीज का। तो यज्ञ का किया गया है, शरीर का, ब्राह्मण का, आत्मा का। अब आपको बताना है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। मैत्रेयी संहिता से, जिसको जुआ और शराब की भारतीय स्त्री को तीसरा दोष माना गया है। चार आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है। उसका क्या गोपद है। जबालो उपनिषद। अब आपको बताना है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है। मनुस्मृति। किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में। अब आपको बताना है कि मनुस्मृति के द्वारा किस काल की जानकारी मिलती है। शुंग काल। गुप्त काल की जानकारी हमको मिलती है नारद स्मृति से। अब आपको बताना है कि वेदांगों की रचना क्यों किया गया था, मतलब उसका क्या जरूरत पड़ी। वेदों को भली भांति से समझने के लिए किया गया था। अब वेदांगों की संख्या कितनी है। 6 गो है। कौन कौन सा है। शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। अब आपको बताने कि सूत्रों में सबसे प्राचीन कौन सा है। गौतम। हाँ सही बोल रहे हैं, गौतम धर्म सूत्र। अब आपको बताना है कि पुराणों के रचयिता किसको माना गया है। लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा को। अब पुराणों की संख्या कितनी है। 18 को पुराणों की संख्या है। अब आपको बताना है कि राजाओं की वंशावली कितने पुराणों में पाई गई है। राजाओं की वंशावली 3 है, 5 गो में पाया गया है। 18 गो है ना, जिसमें 5 गो में राजा का वंश। कौन कौन सा 5 गो है बताइएगा। मत्स्य है, वायु है, ब्राह्मण है, भागवत है, विष्णु है। यही 5 गो में वंश के बारे में बताया गया है। मत्स्य है, वायु है, ब्राह्मण है, भागवत है, विष्णु है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। मत्स्य पुराण। सही बोले हैं। सबसे स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो भी मान लीजिए पुराण सुन सकते थे। अब पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में करते थे। अब आपको बताना है कि मौर्य से संबंधित पुराण कौन सा है। विष्णु पुराण। या ऐसे भी क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है कि विष्णु पुराण में किस वंश का। मत्स्य पुराण में किसका है। आंध्र सतवाहन। और वायु पुराण में किसका है। गुप्त वंश का। अब आगे बढ़ते हैं। तो राजतंत्र और कृषि का वर्णन किस पुराण में है। अग्नि पुराण। अब बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें है।
जातक। जातक में, हाँ। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जातक में कथा वस्तु। कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। बिल्कुल सही है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी हमको किस ग्रंथ से मिलती है या किस किताब से मिलती है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब आपको बताना है कि महावीर के जीवन कृतियों तथा उनके समकालीन जो भी राजाओं थे उनके बारे में जानकारी किस मतलब बुक से मिलती है? भगवती सूत्र है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य। अर्थशास्त्र तो मालूम है इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है, ये पॉलिटी का बुक है। राजनीतिक। इसमें अधिकरणों की संख्या कितनी है? 15 गो है। अब प्रकरणों की संख्या 180 गो। यही चाणक्य थे जो मतलब चंद्रगुप्त को शिक्षा दिया। मतलब यहाँ गंगा किनारे लिख रहे थे मतलब कुछ। यही मेगास्थनीज जो आया तो मतलब बोला कि हम आपके मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो उसको लेके गया मतलब। तो वहाँ वो काम कर रहे थे, अपना लिख रहे थे। जो भी मतलब लाइट के लिए दिया या लालटेन जलाए थे, तो मतलब वो लिखने के बाद उसको बंद कर दिए। उसके बाद इससे मिलने आए तो पूछा कि मतलब काहे बंद कर दिया, अंधेरा में कैसे मिलेंगे? तो ये बोले कि मतलब राज्य का काम कर रहे थे इसलिए वो जल रहा था, अब आपसे मिलना मेरा पर्सनल काम है इसलिए उसको बंद कर दिए। वही उसको अच्छा लग गया कि जिस देश का मान लीजिए मंत्री इतना निष्ठावान या ईमानदार है, उस देश का मतलब आदमी कैसे होगा। उसी के बाद ये मेगास्थनी जो है यहाँ रुक गया। अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र में तो मालूम है किस मतलब वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के बारे में है। आप बताइए कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? हाँ, राजाओं का नदी। राजाओं का नदी। राजतरंगिणी में तो मालूम है जम्मू कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है प्रारंभ से 12वीं सदी तक। अरबों का सिंध विजय का उल्लेख किस में मिलता है? चचनामा। अरबों का सिंध विजय के उल्लेख चचनामा में मिलता है। इसके लेखक कौन है? अली अहमद है। संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन सा है? अष्टाध्यायी। जिसके लेखक है पाणिनि। इससे भी मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक मतलब व्यवस्था का जानकारी मिलता है अष्टाध्यायी से भी। अब आपको बताना है कि लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिल्कुल सही है। यवन आक्रमण का उल्लेख किस में मिलता है? गार्गी संहिता में, जो एक मतलब ज्योतिष ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है गार्गी संहिता के? कात्यायन। गार्गी संहिता के लेखक है कात्यायन। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। यमन आक्रमण के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अब पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र के रचयिता। महाभाष्य के लेखक तो मालूम है पतंजलि है। शुंग वंश के बारे में जानकारी किससे मिलेगा? तो महाभाष्य से मिलेगा। टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन कि टेसियस मतलब क्या था? तो राजवैद्य था ईरान का। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम सबको मालूम है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में किसकी जानकारी मिलती है? भारत और फारस, जो कि अब ईरान बोला, हाँ ईरान है, उसके संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो निर्याकस आया था, बताइए मतलब किसके साथ भारत आया था? सिकंदर का निर्याकस। अस्टियोबुलस भी आया था, अन्य सिक्रेटस भी आया था। अब मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकोटर। अब मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मालूम है चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका के लेखक तो मालूम है मेगास्थनीज था। इंडिका में किसका वर्णन किया गया है? मौर्य युग के बारे में। अब आपको बताइए कि डाइमेकस जो था किसका राजदूत था? डाइमेकस था ईरान का था। डाइमेकस सीरिया का था। अंतियोकस का था। डाइमेकस अंतियोकस आया था। बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ये भी मौर्य वंश के बारे में लिखा है। अब आपको बताना है कि जो डायनोसियस जो आया था वो कहाँ का निवासी था? का था। मिस्र का था। ये मिस्र का था। हाँ, टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ये किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। अब भारत का भूगोल नामक पुस्तक कौन लिखा है?
प्लिनी टॉलमी। प्लिनी का कोई चर्चा नहीं। नेचुरल हिस्ट्री वाला आ गया, वही नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखा है प्लिनी। इसमें नेचुरल हिस्ट्री में भारत के मतलब क्या चीज के बारे में वर्णन किया गया है? तो पेड़ पौधा, नेचुरल मतलब ऐसा हो गया प्राकृतिक जो भी चीज है। पशु पेड़ पौधा। अब पीपल्स ऑफ द इरिथियन सी लेखक कौन है? कोई नहीं। अज्ञात है। ये 3 गो ऑप्शन दे देता है, लास्ट में लिख देता है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि पीपल्स ऑफ द इरिथियन सी में किसका मतलब वो वर्णन करके चल गया जो लेखक था? भारत से आया था ना, वहाँ से पूरा देश का नहीं, उसमें बंदरगाह पे वो पूरा अंदर में नहीं आया, वो नाव से घूमते गया, लिखते गया बंदरगाह और जो भी व्यापारिक वस्तु है उसके बारे में लिखा। अब फैयान तो मालूम है कहाँ का निवासी था, तो चीन का था। हैंसोंग के दरबार में नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा वेनसंग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। आपको बताना है कि फैयान भारत में लगभग कितने वर्षों तक मतलब रहा? 13 वर्ष। हाँ 14 वर्ष तक रहा था। आया था 43-14 वर्ष। जो मतलब फैयान था उसका मुख्य मतलब स्थान क्या था जहाँ वो मतलब ज्यादा दिन तक रहा? मध्य प्रदेश। ग्वालियर। मध्य प्रदेश समाज और संस्कृति के बारे में पूरा प्रकाश डाला, वही ज्यादा बोला था कि सुखी समृद्धि यहाँ की। हाँ। उसी के पुस्तक है। संयोगन भारत कब आया था? संयोगन 518 ईस्वी में आया था। ये बौद्ध धर्म के बारे में ये भी लिखा है। 3 साल तक भारत में रहा है। हैंसोंग तो भारत में कब आया था? हैंसोंग 629 ईस्वी में। हैंसोंग तो आपको हाँ 645 में गया। ये 15 वर्ष तक लगभग रहा है। हैंसोंग कहाँ से भारत आया था? तो चीन से भारत आया था। यात्रियों का राजकुमार। किसके दरबार में आया था हैंसोंग? हर्षवर्धन से। हैंसोंग हर्षवर्धन याद कर लीजिएगा। हाँ इसी को कहा जाता है। आपको बताना है हैंसोंग भारत किस विश्वविद्यालय में मतलब अध्ययन किया था? नालंदा में। हैंसोंग के भ्रमण किस नाम से प्रसिद्ध है? हैंसोंग का जो भ्रमण है किस नाम? इसमें आपको बताना है कि जो CUK है कितने देशों का विवरण इसमें मिलता है? 100 लगभग 138। इसका मतलब कि जो हैंसोंग था 138 देश घूम लिया था। हम लोग एक ही देश में अभी तक हैं। अब वो मतलब बोला था हैंसोंग कि मतलब सिंध का राजा जो है एक शूद्र था, वो अपने जो CUK में लिखा है। अब आपको बताने कि हैंसोंग जो था बुद्ध का तो पूजा करता ही था, उसके अलावा और किस देवी? शिव का करता था, सूर्य का करता था और शिव का भी करता था। हैंसोंग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था तो उस समय कुलपति कौन था? सीलभद्र। बिल्कुल सही बोले हैं। इत्सोंग कब भारत आया था? इत सिंह। हाँ 7वीं सदी। बिल्कुल सही बोले हैं। ये मतलब ये कहाँ कहाँ घूमा था? नालंदा विश्वविद्यालय घूमा था, विक्रमशिला ये सब में घूमा था। अलबुरिनी तो मालूम है किसके साथ भारत आया था? हाँ महमूद गजनवी। कहाँ का निवासी था अलबुरिनी जो था? ख्वारिज़्म या खीव, अभी वर्तमान में है तुर्कमेनिस्तान। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, अलबुरिनी इसके लेखक थे। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अरबी। तुर्कमेनिस्तान से आया था तो अरबी में लिखेगा, भारत से तो नहीं आया था। अब किताबुल हिंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब क्या है? भारत की खोज। हाँ भारत की खोज है। ये भी किताबुल हिंद में वर्णन किया है। धर्म दर्शन, भारत में जो भी त्यौहार है, खगोल है, विज्ञान है, रीति रिवाज के बारे में किया है। इब्न बतूता तो मालूम है कहाँ से है मतलब? मोरक्को से आया था। हाँ इसके तुगलक में था। यात्रा वृत्तांत को हम लोग क्या बोलते हैं? रेहला। बिल्कुल सही बोला है। रेहला बताइए कि किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में लिखा गया है। अफ्रीका महादेश। अब आपको बताना कि इब्न बतूता को किसने अपने दरबार में काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तारानाथ कहाँ का लेखक था? नहीं, तारानाथ अन्य लेखक तिब्बत में थे। तिब्बत का था। लिखे 2 किताब, कंग्यूर और तंग्यूर। तारकनाथ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो कब भारत आया था?
ये 13वीं 13वीं शताब्दी में आया था और पांड्य देश में आया था। अब भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह कौन थे? कनिंघम कनिंघम हाँ, एलेक्जेंडर कनिंघम थे। एक कनिंघम 1921 एशियर माइनर के रूप में कौन सा अभिलेख प्रसिद्ध है? इस हाथी गुफा भी लेखेगा एशिया माइनर के रूप में बोगाज कोई, जिसको हम लोग अश्विनी नाम से भी मतलब इसमें मिलता है, अश्विनी नाम। अश्विनी नाम नास्तिक का नाम था। अब आपको बताना है कि बेसनगढ़ या विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख जो है किसके द्वारा मतलब ये बनवाया गया था? हेलियोडोरस जो था, जो कि यवन का राजदूत था, वह यहाँ आया था और यहाँ मतलब पढ़ा था, वही गरुड़ स्तंभ बनवाया था, जिसमें भागवत धर्म के बारे में वो मतलब लिखा है। अब भारतवर्ष किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष नाम भारतवर्ष तो ये है हाथी गुफा अभिलेख। दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? दुर्भिक्ष का जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो सोहगौरा का अभिलेख जो है उसमें दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी मिलता है। इसी में मिलता है कि संकट काल में उपयोग होने वाले खाद्यान्न के बारे में जानकारी दिया गया है, कैसे मतलब रखा जाता था। अहूरों का आक्रमण की जानकारी बताइए किस अभिलेख? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य बताइए किस अभिलेख? एरन अभिलेख, बिल्कुल सही बोले हैं गुड्डू जी। बताइए उस समय शासक कौन था? भानुगुप्त। भानुगुप्त। अब बताइए कि किस वंश का पूरा इतिहास जो है अभिलेखों के आधार पर लिख दिया गया है? सतवाहन। सतवाहन का। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रेशम मंदसौर। रेशम मंदसौर। अब आपको बताना है कि गर्तावास यानी जिसको हम लोग गड्ढा का घर बोलते हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज, हम बिल्कुल सही बोले हैं, जो कि कश्मीर में है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ी रहता था। इसमें मनुष्य के साथ किसको दफनाया गया है? कुत्ता को दफनाया गया है। प्राचीनतम सिक्कों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आहत सिक्का को साहित्य में किस नाम से जाना गया? कसारपद, बिल्कुल सही बोले हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन सा शासक शुरू? कौन सा शासकों द्वारा? यवन। समुद्रगुप्त जो है उनके सिक्का पर बेड़ा बजाते हुए। अब आपको बताना है कि महत्वपूर्ण अभिलेख, तो मतलब उसका शासक कौन था? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, कलिंग राजा खारवेल था। जूनागढ़ जिसको हम लोग गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं, इसके शासक रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बालसेन। अब प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त है। एहोल अभिलेख नहीं, पुलकेशिन द्वितीय। इसमें याद के लिए एहोल है, ल है, पुलकेशिन में भी ल है। पुलकेशिन जो हराए थे इसको हर्षवर्धन को। अब मदसौर अभिलेख बताइए कौन बनवाया था? हाँ सही बोले हैं, नरेश यशोवर्मन था, मालवा का राजा था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। अब भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, बिल्कुल सही बोले हैं। अब देवपाड़ा का अभिलेख विजय सेन, बंगाल का शासक था। अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी तो बता दिए कि बीड़ा बजाते हुए सिखों का समुद्रगुप्त, जिससे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब आपको बताना है कि रोमन के सिक्के हम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु, जो कि पुडुचेरी के निकट है। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा यानी बर्मा से था, कंबोडिया से था, जावा से था। उत्तर भारत के मंदिरों की कला को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नागर शैली। और दक्षिण वाला को द्रविड़ शैली। दोनों को अगर हम मिला देंगे तो बेसर शैली हो जाएगा। आप पूछता है कि पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? पंचायतन शैली में तो आपको मालूम एगो बीच में रहेगा और 4 गो अगल बगल रहेगा। इसका उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। तो आपको बताना है कि कंदारिया महादेव मंदिर है कहाँ अवस्थित है? ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। और लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? लक्ष्मण खजुराहो है। और दशावतार मंदिर कहाँ है? हो जाएगा आपका दशावतार भगवान राम कहाँ के थे? देवगढ़ उत्तर प्रदेश से था।
अब गुंडेश्वर मंदिर कहाँ है? ये तो महाराष्ट्र में। गोंडा एगो जगह भी है।